इस वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा की। देखो, संधारित्र में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। हम बात करें, जैसे संधारित्र को अगर अपने को आवेशित करना है तो हम क्या करेंगे, उस संधारित्र की एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो एक प्लेट वो धनावेशित हो जाएगी, दूसरी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी प्लेट में चले जाते हैं, जिससे इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो ये धनावेशित, और इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो ये ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें संधारित्र को आवेशित करने के लिए, यानी कि आवेश इस प्लेट से दूसरी प्लेट पर पहुंचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसी ऊर्जा का हमें मान निकालना है। तो देखो, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसकी संचित ऊर्जा कहलाता है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि हमारे पास में एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, C है। किसी क्षण t पर आवेश q डैश पहले से ही किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित हो चुका है। यानी कि हमारे पास में एक संधारित्र था जिसको हम आवेशित करना चाह रहे हैं और आवेशित कर रहे हैं हम उसको। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये जो इसकी प्लेटें हैं इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज, यानी कि इसके ऊपर प्लस क्यू डैश, इसके ऊपर माइनस क्यू डैश चार्ज पहले से ही है। ठीक है। तो किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट को स्थानांतरित हो चुका है कितना आवेश, क्यू डैश आवेश। तो इस क्षण संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, देखो विभवांतर का मान लिखेंगे, आवेश क्यू डैश माना है, विभवांतर वी डैश मान लेंगे, तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब डी क्यू आवेश और स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, यानी कि ये वाला कार्य हम कैसे निकालेंगे, देखो V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये विभवांतर की डेफिनेशन से, ये संधारित्र की धारिता की डेफिनेशन से। ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, V बराबर होता है डब्ल्यू बटा में Q। तो इस फॉर्मूले से हम डी डब्ल्यू का मान लिखेंगे V डैश इंटू डी क्यू। इसको दे दिया नेक्स्ट इक्वेशन। हम संधारित्र की प्लेटों को टोटल क्यू चार्ज देना चाहते हैं, तो हमें कार्य का मान निकालना है कहाँ से कहाँ तक, संधारित्र को 0 से क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य। तो हम क्या कर देंगे, इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से क्यू तक। ठीक है। डी डब्ल्यू का मान लिखा वी डैश डी क्यू। वी डैश का मान कितना निकाला था अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में, क्यू डैश बटा में सी, और ये डी क्यू। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, देखो इसमें 1/c, ये तो क्या है कांस्टेंट, और क्यू डैश का करेंगे तो क्यू डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो यहाँ से क्यू डैश की पावर कितनी है, 1 है, तो क्यू डैश स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा दी 0 टू कैपिटल क्यू। अब इस लिमिट को सोल्व करेंगे, तो लिमिट को सोल्व किस तरीके से करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा ये। देखो ये W का मान आया 1/c, अपर लिमिट रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा में 2 माइनस 0 बटा में 2। ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या बचा, क्यू स्क्वायर बटा में 2c। तो इस तरीके से मान आया W का क्यू स्क्वायर बटा में 2c। तो ये कार्य आ गया। अब ये कार्य ही संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा, U से डिनोट करेंगे इसको,
और ये किसके बराबर होगी, डब्ल्यू के बराबर जो अपन ने निकाला है। तो क्यू बराबर कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपन अलग अलग तरीके से, ये तो हमारे पास में Q और C के पदों में है, Q और V के पदों में, C और V के पदों में, अलग अलग पदों में हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखो हमें पता है Q बराबर क्या होता है, CV। तो इस समीकरण 3 में हम Q बराबर CV रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बटा में 2C। तो ये एक C से C कट गया, तो क्या बचा 1/2 CV स्क्वायर। इसी तरीके से समीकरण 3 में अगर अपन क्या रख दें, समीकरण 3 में Q अपॉन C बराबर V रख दें, Q अपॉन C बराबर V रख दें, तो U बराबर 1/2 QV। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हमारे पास में संधारित्र में संचित ऊर्जा के आ गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व निकालना चाहते हैं अपन। देखो ऊर्जा घनत्व किस तरीके से क्या होता है, ऊर्जा घनत्व अगर हम ऊर्जा में आयतन से भाग दे दे तो हमें ऊर्जा घनत्व मिल जाता है। पहली बात तो ऊर्जा घनत्व हमें समझना है। अब देखो ऊर्जा घनत्व का मान किस तरीके से निकालेंगे, हमें पहले तो ऊर्जा निकालनी है, फिर उसमें किसी तरीके से आयतन का भाग दे देंगे, तो U अपॉन V टर्म को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। ये किस तरीके से निकालेंगे, देखो तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और उसकी प्लेटों को हमने कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया। तब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, देखो ये अपन ने सेकंड चैप्टर में निकाले हुए हैं ये विद्युत क्षेत्र के मान, तो इसलिए हम सीधा ही प्रयुक्त कर रहे हैं। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में A। ठीक है, तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ से अगर Q का मान निकालें तो ये एप्सिलॉन नॉट E। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा की बात करें तो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, देखो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था, U बराबर कितना था, Q स्क्वायर बटा में 2C। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है, समीकरण 1 से तो ये Q का मान और इस C का मान हम जानते हैं, C का मान कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बटा में D। ये दोनों मान इस समीकरण नंबर 2 में रखने हैं अपने को। और समीकरण 2 में देखो किस तरीके से, समीकरण 2 में 1 और 3 का मान रखने पर Q का मान रखा, C का मान रखा, तो Q स्क्वायर था, इसका क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर कर दिया, और ये C का मान रख दिया, तो A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर। ठीक है, 2A एप्सिलॉन नॉट बटा में D था ना, तो A से A कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। अब देखो ये A इंटू डी, ए तो क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो जब हम A और D को गुणा करेंगे तो ये प्लेटों का जो मध्य भाग है इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो इसको हम V से लिख देते हैं, कैपिटल V से। ठीक है, यहाँ पे V जो है विभवांतर नहीं है, क्या है, आयतन है। ठीक है, तो हमारे पास में U बराबर आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V। अच्छा जी, अब अपन क्या करें, इस V को हम इसके नीचे लेके आएंगे, इस V को हम इस U के नीचे लेके आएंगे, तो हमारे पास में टर्म आएगी U अपॉन V। और अभी मैंने तुमको बताया U अपॉन V, यानी कि ऊर्जा में हम आयतन का भाग देते तो हमें क्या मिल जाता है, ऊर्जा घनत्व, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, एकांक आयतन की ऊर्जा भी कहते हैं। अतः एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व का मान कितना हो गया भाई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये मान आया ऊर्जा घनत्व का। अब देखो अगर हम, हमारे पास में बहुत सारे संधारित्र हों और हम उनको या तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में हम जोड़ें, तो हमारे पास जो संचित ऊर्जा है उसका मान किस तरीके से हमें मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो हमारे पास में संधारित्र हैं बहुत सारे, जिनकी धारिताएं कितनी है, C1 C2 C3 डॉट 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 Cn है। ठीक है, के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनमें संचित ऊर्जा क्रम से कितनी है। अच्छा, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा को अपन ने माना है C1 में U1, C2 में U2, C3 में U3 और Cn में कितनी है, Un है। ठीक है, अतः U1 का मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, U1 का मान अभी अपन ने फॉर्मूले निकाले थे, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1।
इसी तरीके से U2 का मान Q²/2C2। अच्छा, अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र हैं, सभी संधारित्रों पर आवेश क्या रहता है, एक समान रहता है, इसलिए अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है और इसमें जो है आवेश सभी में, सभी ऊर्जाओं के सूत्र में कितना रखा है, Q ही रखा है। क्योंकि धारिता सबकी अलग अलग है तो हमने धारिता अलग अलग लिख दी, और धारिता अलग अलग होने से ऊर्जाएं भी अलग अलग होंगी, तो हमने ये इस तरीके से U1 U2 U3 UN मान ली। अब देखो हम बात करें संधारित्र की तुल्य धारिता की, तो संधारित्र की तुल्य धारिता की बात करें अगर, तो संयोजन की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता इस तरीके से निकालते हैं 1/CS = 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा की बात करें तो देखो, अगर पूरे संयोजन की जो ऊर्जा है वो अपन कितनी माने, U माने, और संयोजन की जो कुल धारिता है वो कितनी माने, CS माने, तो हमारे पास में ये सूत्र आएगा Q²/2CS। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 1/CS जो है हमारे पास में, है ना, इसकी जगह हम इस ऊपर वाले इक्वेशन से ये मान रखेंगे, तो ये कितना आएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ... 1/CN, इस तरीके से मान आएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये अलग अलग टर्म आ जाएंगे इस तरीके से, Q²/2C1 Q²/2C2, इसी तरीके से Q²/2CN। ये मान किसका था, U1 का, ये U2 का, ये U3 का, और ये मान किसका है, UN का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो हमारे पास जो संयोजन की कुल ऊर्जा है, संयोजन में संचित जो ऊर्जा है, वो अलग अलग संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योगफल के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। सेम कंडीशन है, हमारे पास में n संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 CN हैं, और इनको समांतर क्रम में जोड़ा है। इनकी ऊर्जाएं जो हैं, इनमें संचित ऊर्जाएं कितनी हैं, U1 U2 U3 UN है। ठीक है, U1 का मान 1/2C1V²। अब अपने को पता है समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर V का मान समान होता है, अतः प्रत्येक सूत्र में हम V रखेंगे, विभवांतर। ठीक है, तो ये U1 U2 U3 और UN का मान लिखा अपन ने। संयोजन की तुल्य धारिता इस तरीके से होती है, CP = C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन, इस तरीके से, है ना। समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा की बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा देखो, अब संयोजन की संचित ऊर्जा अपन U से डिनोट कर लेते हैं, और जो धारिता है वो किससे डिनोट की अपन ने, CP से। अब देखो CP का मान इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन देखें तो देखो C1 + C2 + C3 ये मान लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को और V² को, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग अपने को मिल गया। 1/2 C1V², 1/2 C2V², इसी तरीके से 1/2 CNV²। ठीक है, ये मान U1 का, ये U2 का, ये U3 का और ये UN का। तो हमारे पास U का मान कितना है भाई, U1 + U2 + U3 ... UN। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संयोजन की जो कुल ऊर्जा है प्रत्येक संधारित्र की विद्युत ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। देखो इसमें अपने को क्या पढ़ना है, हमारे पास में कोई भी जैसे दो चालक हैं, ठीक है, उनको हमने आवेशित किया हुआ है, एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश कितना है, Q2 है। ठीक है भाई, जैसे इसकी हम धारिता मान ले C1 और इसकी धारिता कितनी है भाई, C2 है। ओके, अब होता क्या है कि अगर हम इसको अपन ने Q1 आवेश दिया तो इसका विभव कितना होगा, मान लिया V1 है और इसका विभव V2 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों चालक गोलों को किसी चालक तार से संयोजित कर दें, अब देखो चालक तार से जब हम संयोजित करेंगे, और ये चालक तार कैसा लेंगे हम, जिसकी धारिता क्या है, नगण्य है,
धारिता क्या है, नगण्य। ठीक है, जब हम इस चालक तार से इन दोनों चालक गोलों को संयोजित कर देंगे तो इनमें आवेश का पुनर्वितरण होगा। ठीक है, आवेश का पुनर्वितरण होगा, और आवेश का पुनर्वितरण कब तक होगा, जब तक इन दोनों का विभव क्या नहीं हो जाता, समान नहीं हो जाता। ठीक है, जब इन दोनों का विभव समान हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण या आवेश का पुनर्वितरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है आवेश का स्थानांतरण दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होने पर ही होता है। अगर दो कोई बिंदु हैं हमारे पास में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और उन पर विभव का मान क्या है, समान है, तो आवेश का स्थानांतरण इस बिंदु से इस बिंदु तक या इस बिंदु से इस बिंदु तक नहीं होगा। तो जब इनका विभव समान हो जाएगा तो इनमें आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और आवेश का स्थानांतरण बंद होने पर हम ऐसा मान लेते हैं, देखो धारिता तो बदलेगी नहीं, धारिता तो इसकी C1 C2 रहेगी, विभव इनका चेंज हो ही गया, इसका भी V हो गया और इसका भी V हो गया, लेकिन इन पर आवेश हम ऐसा मान लेते हैं, इस पर Q1 डैश और इस पर कितना रह गया, Q2 डैश, कब, चालक तार से संयोजित करने के बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को दो चीजें निकालनी है इसमें। पहला तो जो हमने उभयनिष्ठ विभव, ये V का मान निकालेंगे हम। ठीक है, अब ऊर्जा हानि की बात करें तो देखो ऊर्जा हानि क्यों होती है, किस तरीके से, तो अपन ने किसी भी चालक में एनर्जी स्टोर कितनी होती है वो अपन ने निकाली हुई है। ठीक है ना, तो पहले अपन जब हमने इन दोनों चालक गोलों को किसी चालक तार से संयोजित नहीं किया था तब अपन इन दोनों की एनर्जी निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास में इस निकाय की या इन दोनों चालक गोलों की कुल एनर्जी आ जाएगी। और बाद में भी अपन ये एनर्जी देखें तो हम ये पाते हैं कि ये एनर्जी क्या मिलती है, अपने को कम मिलती है। यानी कि अब ये एनर्जी कम क्यों हो जाती है, एनर्जी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे आवेश का मान लो यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरण हो रहा है, इस चालक गोले से इसमें हो रहा है, तो वो किस तरीके से जाएगा, इस चालक तार की सहायता से जाएगा। अब इस चालक तार का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है तो ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है, इस तरीके से ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो वो कितनी ऊर्जा की हानि हुई हम ये टॉपिक में वो भी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अपन ने इसमें लिखा है, देखो माना दो विलगी चालक गोले ए तथा बी जिनकी त्रिज्याएं R1 R2, धारिताएं C1 C2, ए को Q1 आवेश दिया, विभव V1 हो गया, बी को Q2 आवेश दिया और विभव इसका कितना हो गया, V2 हो गया। यदि दोनों चालक गोलों को नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ दें तो इनमें आवेश का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव क्या नहीं हो जाता, एक समान नहीं हो जाता। माना कि यह उभयनिष्ठ विभव कितना है, V है, और आवेश पुनर्वितरण के पश्चात A पर आवेश Q1 डैश और B पर आवेश कितना है भाई, Q2 डैश है। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था वैसा ही लिखा है। देखो अब अपन बात करें तो आवेश निकालना चाहते हैं कि भाई ये Q1 का मान कितना और Q2 का मान कितना। Q1 Q2 क्या है, चालक तार से जोड़ने से पहले आवेश हैं A और B पर। तो धारिता के सूत्र से C बराबर क्या होता है, Q बटा में V होता है, तो इससे Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। दोनों चालकों पर कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q1 का मान लिखा C1 V1, Q2 का मान लिखा C2 V2, तो Q बराबर कितना हो गया, Q बराबर कितना हो गया, C1 V1 प्लस में C2 V2। अब पुनर्वितरण के पश्चात A पर आवेश देखिए तो Q1 डैश, और Q1 डैश का मान कितना आएगा, CV, C नहीं है यहाँ पे, कितना है C1, और विभव कितना है V, तो C1 V। इसी तरीके से Q2 डैश का मान कितना आएगा भाई, C2 V। अब पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश देखें तो इसको अपन Q डैश से मान लेते हैं, तो Q डैश का मान Q1 डैश प्लस में Q2 डैश, ये दोनों मान रखेंगे तो हमारे पास में Q डैश का मान कितना आएगा, C1 V प्लस में C2 V। V कॉमन ले लिया तो Q डैश का मान कितना आ गया, C1 प्लस C2 इंटू V आ गया। ठीक है, अब देखो आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से क्या होता है, Q बराबर किसके है, Q डैश के। ठीक है, आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ये तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, आवेश की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये गुणधर्म होते हैं। ठीक है भाई,
तो Q का मान C1 V1 प्लस C2 V2 और Q डैश का मान C1 प्लस C2 इंटू V। अतः उभयनिष्ठ विभव की बात करें तो उभयनिष्ठ विभव देखो, अब यहाँ से ये C1 प्लस C2 जो है इसके बटे में चला जाएगा तो अपने को उभयनिष्ठ विभव का मान मिल जाएगा कितना, C1 V1 प्लस में C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। तथा पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात। अब देखो, पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात अगर अपन निकालना चाहें, यानी कि अपन Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात निकालना चाहते हैं, तो भाई Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू रख देंगे, V से V कैंसिल हो गया, Q1 डैश बटा में Q2 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस में C1 बटा में C2। तो ये आवेशों का अनुपात हो गया। अब अपन बात करें तो ये लिखा है अपन ने आवेशों का अनुपात किस तरीके से प्राप्त होता है अपने को। देखो, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अपन ने देखा Q1 डैश बटा में Q2 डैश बराबर अपने को कितना मिला, C1 बटा C2 मिला। ठीक है, अब हम क्या निकालना चाहते हैं, विभव में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन किस तरीके से निकालेंगे, देखो A का विभव कितना था, V1 था, और कितना हो गया, V हो गया। B का विभव कितना था, V2 था, और बाद में कितना हो गया, V हो गया। तो इसका भी चेंज हुआ और इसका भी चेंज हुआ। ठीक है ना, तो इनके विभव में परिवर्तन निकालेंगे। अब देखो, इसमें अपने को कंडीशन या तो क्वेश्चन में दी हुई रहती है जब अपना एग्जाम में सवाल आता है, या फिर अपने को अपनी तरफ से मानना पड़ता है कि अपन ऐसा मान लें कि भाई अब जब विभव में परिवर्तन किस तरीके से होगा, इन दोनों में से V1 और V2 में से कोई एक बड़ा हो, ठीक है, और एक क्या हो, छोटा हो, यानी कि दो बराबर तो नहीं हो सकते। तो या तो अपने को सवाल में कंडीशन दी हुई रहती है कि भाई मानो ऐसा कि V1 क्या हो, बड़ा हो, और V2 क्या है, छोटा है। ठीक है, या फिर अपन खुद ही मान लेते हैं। तो हमने ऐसा मान लिया कि भाई V1 का मान बड़ा है किससे, V2 से, तो जाहिर सी बात है V इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी कि V1 से तो छोटा है आएगा और V2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन निकालना चाहते हैं A के विभव में परिवर्तन, तो इसको व्यक्त करेंगे अपन डेल V1 से। डेल V1 का मान क्या आएगा, देखो बड़े में से छोटा घटाना है तो यहाँ से देखेंगे V1 में से V घटाएंगे। ठीक है, तो डेल V1 इज इक्वल टू V1 माइनस V। तो ये V का अपन ने उभयनिष्ठ विभव V का क्या लिख दिया, मान लिख दिया। अब देखो, यहाँ पे अपन सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सोल्व करेंगे। देखो, ये C1 प्लस C2 यहाँ गुणा में चला गया। ठीक है, V1 C1 प्लस C2, ये माइनस का चिन्ह मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का, तो माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। इस V1 को अंदर गुणा कराया तो ये C1 V1 प्लस में C2 V1 माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2। C1 V1 से C1 V1 कैंसिल। ऊपर देखो C2 कॉमन आ रहा है तो C2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे V1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, V2 बचा। तो C2 V1 माइनस V2, नीचे क्या है, C1 प्लस C2। तो ये तो आ गया डेल V1, यानी कि A के विभव में परिवर्तन आ गया। अब इसी तरीके से सेम अपने को क्या निकालना है, B के विभव में परिवर्तन निकालना है। तो B के विभव में परिवर्तन किस तरीके से निकालेंगे, अब इसको लिखेंगे अपन डेल V2 से, और डेल V2 का मान आएगा V माइनस V2, क्योंकि V बड़ा है और V2 क्या है, छोटा है। ठीक है, V का मान लिखा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2 माइनस V2। ठीक है, डेल V2 बराबर, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो, इसको इस तरफ गुणा किया है ना, ऐसे ले लिया एक तरीके से, तो ये C1 V1 प्लस में C2 V2, ये माइनस V2 और ये C1 प्लस C2। इस माइनस V2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो माइनस C1 V2 और माइनस C2 V2। C2 V2 से C2 V2 कैंसिल। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करें तो C1 देखो, इसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो V1 माइनस V2 बटा में C1 प्लस में C2। तो ये हमारे पास में आ गया, डेल V2 का मान आ गया। अब अपन निकालना चाहते हैं डेल V1 और डेल V2 का अनुपात। ये अपने को डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है ये, और अपने को विभव में परिवर्तनों का अनुपात पूछता है ये। ठीक है, तो विभव में परिवर्तनों का अनुपात पूछता है तो अपने को किसका, V1 डेल V1 और डेल V2 का अनुपात निकालना है। तो डेल V1 का मान लिख दिया, ये डेल V2 का मान लिखा, तो ये C1 प्लस C2 ऊपर चला गया, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा C2 बटा में C1। ठीक है, तो देखो,
आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। देखो यहाँ पे धारिताओं का क्या मिल रहा है अपने को, व्युत्क्रम मिल रहा है। व्युत्क्रम क्यों मिल रहा है, क्योंकि डेल वी वन बटा में डेल वी टू निकाला अगर C1 बटा C2 आता, ठीक है, तो ये धारिताओं के अनुपात के बराबर होता, लेकिन अपने को मिल रहा है C2 बटा C1, है ना, तो ये क्या है, धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अपने को निकालनी है, इसी में ऊर्जा हानि निकालनी है। जैसा कि मैंने तुमको अभी बताया ऊर्जा हानि क्यों होती है, वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। देखो, जब चालक गोलों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो आवेश चालक तार की सहायता से एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित हो जाता है। अब चालक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होने के कारण ऊर्जा की कुछ मात्रा उसमें ऊर्जा के रूप में विकिरित हो जाती है, अर्थात ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो यही ऊर्जा की हानि हमें निकालनी है। अब ऊर्जा की हानि कैसे निकालें भाई, पहले जितनी ऊर्जा थी, ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी, ऊर्जा को अपन किससे, यू से डिनोट करते हैं, तो पहले जितनी ऊर्जा थी यू, बाद में हो गई यू डैश, तो पहले ज़्यादा थी बाद में कम थी, तो यू में से यू डैश घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ऊर्जा हानि। ठीक है भाई, अब देखो u का मान निकालें। u तो क्या है, चालक तार से जोड़ने से पहले निकाय, निकाय क्या, दोनों गोलों को मिला करके अपन क्या बोलेंगे, निकाय बोलेंगे। ठीक है, कि कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो u बराबर 1/2 CV², अपन ने ये एनर्जी निकाली थी। पहले गोले का जो विभव था वो V1 था, और धारिता इसकी कितनी है, V1 है, सॉरी धारिता कितनी है, C1 है ना, और दूसरे गोले का विभव V2 था और धारिता कितनी है, C2 है। ठीक है, तो ये हमने जोड़ दिया, कुल स्थितिज ऊर्जा आई। चालक तार जोड़ने के पश्चात निकायों की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालें तो U डैश का मान 1/2 C1 प्लस C2 V²। ठीक है भाई, C1 प्लस C2 V²। अब यहाँ से V का मान अपन लिखेंगे, इसमें V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, ये अपन ने निकाला था, ये मान लिखा। और यहाँ से देखें तो देखो ये C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, है ना, तो ये स्क्वायर से एक, यानी कि C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, तो नीचे C1 प्लस C2 बचेगा और ऊपर ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे किस तरीके से, अब अपने को करना क्या है, ऊर्जा हानि, जिसको हम डेल यू से व्यक्त कर रहे हैं, तो ऊर्जा हानि का मान निकालेंगे तो u माइनस यू डैश करेंगे, ये u का मान लिखा है, ये किसका मान लिखा है, u डैश का मान लिखा। ठीक है भाई, अब इसमें क्या कर लिया हमने, 1/2 कॉमन ले लिया, देखो तीनों में कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लिया। इसमें C1 प्लस C2 क्या ले लिया, लेस से ले लिया, तो C1 प्लस C2 इसके ऊपर और इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये पद ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसमें क्या करना है अपने को, ये C1 प्लस C2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ये C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और C1 प्लस C2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई किया अपन ने और हमारे पास में कुछ टर्म इस तरीके से आई, माइनस, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, C1 C2 इनमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो C1 C2 कॉमन आ गया, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ये आ गया। तो देखो ये इस तरीके से बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में माइनस 2ab, तो ये a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो a क्या है V1 और b क्या है V2, तो ये क्या बन गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में ऊर्जा हानि आई कितनी, C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर बटा में 2 C1 प्लस C2। ठीक है, यदि अपने पास में V1 बराबर V2 हो तो क्या होगा, ये पद 0 हो जाएगा और V1 बराबर